नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स विद संदीप मानुधने सेशन नंबर 10 फ्राइडे 17 अप्रैल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा सेशन हम इंटरनेट पे यूट्यूब चैनल पर फ्री अपलोड कर रहे हैं, तो मेंबरशिप के अलावा बाकी सब लोग भी इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप सबका फिर से सेशन नंबर 10 में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का काम शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये हमारी इस सीरीज का 10th लेक्चर है। करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमारे चैनल पर चल रही है लेवल 3 में, ये उसका 10th लेक्चर है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग विद अस। इसे हम फ्री रिलीज कर रहे हैं। अभी हमने लेक्चर 1, 2 और 10 रिलीज किया है। अगला फ्री लेक्चर होगा नंबर 17। तब तक सब कुछ मेंबरशिप में ही रहेगा। याद रखें, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 सेशन, साल में 150 और हर सेशन 40 मिनट के आसपास। सबसे बढ़िया बात है कि हर सेशन पे 30 क्वेश्चंस की एमसीक्यू पैटर्न ऑनलाइन क्विज भी अवेलेबल करवाई जाती है विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। दोस्तों, यह है हमारे 5 मेंबरशिप के लेवल। सभी लोग जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेंबरशिप लेवल के बाहर ये जानकारी मैं आपके लिए दे रहा हूं। आप लेवल 3 ज्वाइन का बटन दबाएंगे, वीडियो के नीचे लेवल 3 ओपन होगा, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। हफ्ते में 3 सेशन और हर संडे पावर ऑफ 10। इस बार का पावर ऑफ 10 भी हम पब्लिक के लिए रिलीज करेंगे, तो आपको दोनों चीजों का पूरा पूरा टेस्ट मिल जाएगा। आई एम श्योर यू वुड डेफिनेटली वांट टू ज्वाइन लेवल 3 अगर आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस सीरीज में आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, ये हमारा क्विज पोर्टल है। इस पोर्टल पे जाने के लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना होगा। ये लिंक हमने कमेंट में दे दी है और इसमें एंट्री के लिए आपको यहां पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। दैट्स इट। फिर आपके सामने जितने भी सेशंस हमने अभी तक लिए हैं प्रॉपर्ली मंथ वाइज, वो नंबर्ड सेशंस, जैसे सेशन 10 दिखेगा, क्लिक करेंगे 30 क्वेश्चंस ओपन होंगे। क्विज सॉल्व कीजिए, टाइम अनटाइम जैसा आप करना चाहें। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, आपकी चॉइस है। और इसका पासवर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ये मंडे को चेंज हो जाएगा पासवर्ड। अभी आप लॉग इन कर लीजिए, अभी तक की 10 क्विजेस हैं, देख लीजिए, आपको अपने आप अंदाजा आएगा। तो वर्तमान में आज जो इसका पासवर्ड है वो है सैंडी रॉक्स 93, SANDYROCKS 93। जाइए चेक कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज का काम हम फुल स्पीड में शुरू करते हैं। हर सेशन में हम 10 टॉपिक्स को वास्ट कवरेज देते हैं। हमें लगता है 360 डिग्री कवरेज के लिए ये 10 तो हर सेशन में होने ही चाहिए। इनके साथ एडजेसेंट पॉइंट भी बहुत सारे मैं एडिशनल देते जाता हूं। तो ये हैं हमारे आज के 10 टॉपिक। ग्लोबल इकोनॉमी, अमेरिकन पेट्रो इंपीरियलिज्म इज डेडली, सबसे पहले आज हम इस पे बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी, लेबर अनरेस्ट एंड वेजेस डिबेट। एनवायरमेंट इकोलॉजी, युद्धों से होने वाला एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का असेसमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत का रिसर्च और डेवलपमेंट का सीन क्या चल रहा है। इंडियन पॉलिटी, विमेन्स रिजर्वेशन बिल विदाउट सेंसस एंड डिलिमिटेशन। इसके ऊपर संसद में कल निर्णायक मोड़ आ गया था, लेकिन फिर भी हम इसको लेंगे और अगला जो सेशन होगा उसमें तो इसका और डिटेल फाइनल एनालिसिस देंगे, क्योंकि वो बिल गिर चुके हैं। हालांकि विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है और सरकार जिस दिन चाहे 33% रिजर्वेशन 1 मिनट में लागू कर सकती है। वो कानून पहले ही बन चुका है 2023 में। ग्लोबल पॉलिटी, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट क्राइसिस को काफी बड़ा अपना एडवांटेज बना के निकल गया है और सब तरफ से कॉमन मध्यस्थ का रोल वो कैसे अदा कर रहा है, इसको देखेंगे। सोशल इश्यूज, भारत में अचानक से वेट लॉस ड्रग्स का मोमेंटम आ गया है। क्यों, क्या ये सेफ हैं? जीएलपी होता क्या है? लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन, पहली बार भारत में 9 पुलिस वालों को एक साथ सजाए मौत सुनाई गई है। क्यों? जनरल इश्यूज, मिडिल ईस्ट में जो भारतीय रहते हैं, डायस्पोरा, उनकी स्थिति, और फाइनली एआई। याद रखिएगा, हर सेशन का हमारा 10वां टॉपिक एआई पर ही होता है, क्योंकि अब ये हर तरह के करंट अफेयर्स का अभिन्न अंग बन चुका है। इंडिया इन द यूएस पैक्ट सिलिका गेम। तो ये पैक्ट सिलिका क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, देखा जाएगा। शुरू करें आज का काम। ये है 1 ऑफ 10 है, हम 10 ऑफ 10 तक 40 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। अमेरिकन पेट्रो इंपीरियलिज्म इज डेडली। पेट्रो इंपीरियलिज्म का मतलब होता है पेट्रो साम्राज्यवाद, और ये जानलेवा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति बदल सकता है, पार्टी बदल सकती है, युग बदल सकता है, विचारधारा बदल सकती है, लेकिन अमेरिका का पेट्रो साम्राज्यवाद
नहीं बदलता है। और ये एक क्रूर सच्चाई है, और आप और आपका जीवन इससे सीधा प्रभावित होता है। आइए समझते हैं कैसे। वर्तमान की जो वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसने ये हमें फिर से बार बार एक संदेश दे दिया है कि पूरी विश्व अर्थव्यवस्था, हम कितना भी एआई एआई कर लें, न्यूक्लियर न्यूक्लियर कर लें, रिन्यूएबल रिन्यूएबल कर लें, फाइनली विश्व अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर आश्रित है, मिडिल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आश्रित है। यह सबूत हमें इस बार फिर से बिल्कुल पक्के में मिल गया है। सारे ऑयल रूट्स हों, शिपिंग चोक पॉइंट्स हों, मिलिट्री पावर हो, सारा खेल यहीं आके रुक जाता है। और जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, अनसेटल्ड फ्रेट का मतलब होता है जो पूरे माल की आवाजाही की इंडस्ट्री है उसका कूड़ा करकट हो चुका है। कैसे? देखिए, एक फुली लेडन टैंकर पे इंश्योरेंस होता था 0.3%, युद्ध शुरू होने के बाद हो गया 3 से 10%। आगे चल के ये कम तो होना नहीं है, क्योंकि ड्रोन तो कहीं से भी कभी भी आ सकते हैं ना। अब ये परमानेंट क्राइसिस है। कोई भी अगर ये सोच रहा है कि सीज फायर हो गया, जो कि होना चाहिए, और युद्ध समाप्त हो गया, जो कि एक दिन हो जाना चाहिए, और इस वजह से सब कुछ सेटल हो जाएगा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि एक बार फंडामेंटल इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं, नथिंग एवर गेट सेटल। ये बरसों में जाके सेटल होता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध बन चुका है। रिवाइव्ड इन्फ्लेशन भारत में हम वो देख ही रहे हैं। हर चीज में अंदर इन्फ्लेशन घुसता चला जा रहा है, इट्स गेटिंग बेक्ड इनटू द सिस्टम। तो ये एक बहुत अनइक्वल वर्ल्ड बन गया है। कच्चा तेल बनाने वाले भयंकर ताकतवर हैं। चीन और भारत जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट रीजन्स बहुत कमजोर हैं। दोस्तों, हम हर न्यूज में टोटल 10 न्यूज कवर करते हैं करंट अफेयर्स में, हिंदी भी देते हैं पूरा, एक खूबसूरत इंफोग्राफिक पढ़ने के लिए अलग से देते हैं। ऐसा करके ये 10 न्यूज हर सेशन में कवर होती है। साल में 150 सेशन, और हर सेशन पे 30 क्वेश्चन की ऑनलाइन क्विज। इससे बढ़िया कोर्स मिल ही नहीं सकता आपको। और हर संडे पावर ऑफ 10। अभी के अभी लेवल 3 को ज्वाइन कर लीजिए, सोचिए मत ज्यादा। सेंट्रल इकोनॉमिक फैक्ट ये है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है, वो विश्व का सबसे खतरनाक एनर्जी चोक पॉइंट इस बार कम से कम साबित हो गया। सील सिक्के के साथ साबित कर दिया है ईरान ने। 20 से 25% विश्व का ट्रेड यहीं से निकल रहा है। और जब इसे हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ट्रंप ने ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगा दिया, ईरान ने बोला तुम्हारे ब्लॉकेड के ऊपर मैं ब्लॉकेड लगाऊंगा। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि मैसेज क्या जा रहा है दुनिया में। ये जो शॉक है, इसने विश्व के कच्चे तेल बाजार को दो सच्चाइयों में बांट दिया है। एक है फिजिकल क्रूड और एक है फ्यूचर्स। तो जो फिजिकल क्रूड है, भौतिक बाजार, आप आज खरीदने जाइए स्पॉट प्राइस, और दूसरी होती है फ्यूचर्स प्राइस, वायदा कीमतें। स्पॉट प्राइस कच्चे तेल की बहुत ज्यादा है जब आप खरीदने फिजिकल डिलीवरी लेने जाते हैं, और फ्यूचर्स प्राइस कम है क्योंकि ट्रेडर्स को लग रहा है कि ये इशू रिजॉल्व हो ही जाएगा। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप खुद पूरे के पूरे ऑयल मार्केट को वर्तमान में मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, जो कि एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। किसी प्रेसिडेंट ने आज तक ऐसा नहीं किया। और बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की लॉबी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अपनी पोजीशन ओपन खोल के बैठ जाती हैं, और फिर ट्रंप के ट्वीट से गेम बना लेते हैं। कितनी भयानक बात है, किस तरह का धंधोबाजी चल रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कमेंट थ्रेड में अपनी राय रखते चलिए। यूएस थोड़ा इंसुलेटेड रहा दूसरे देशों से, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस में शेल ऑयल मिलने के बाद 2008-9-10 के बाद स्थितियां बदल गई। आपको पता ही है, ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। शेल ऑयल क्या होता है पता है ना भैया। और अमेरिका किसी भी तरह खुद को मैनेज करके निकल जाएगा। हालांकि वहां भी गैसोलीन डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल को गैसोलीन बोलते हैं वहां। अमेरिका में एक कंफ्यूजन लोगों को काफी रहता है कि अमेरिका दुनिया से इंसुलेटेड है, और दुनिया के तेल बाजार का पूरा कबाड़ा हो जाए तो भी अमेरिका के तेल बाजार का कबाड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो पूरी दुनिया में एक टैंडम में बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका उसको आर्टिफिशियली लो रख लेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे पहले मन से ये इट्स अ ग्लोबल मार्केट, रिमेंबर। एशिया यानी चीन और भारत और बाकी के साउथ ईस्ट एशिया भयानक वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि राष्ट्रीय बजट का बैलेंस पूरी तरह कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर करता है। पिछले 10 सालों में कच्चा तेल भयंकर सस्ता रहा, एक बार तो $35 से $40 हो गया। तो इस चीज को इग्नोर ही कर दिया गया कि कोई ऐसी चीज है दुनिया में, चल ही रहा है ना, बढ़िया फायदा हो रहा है। अब ये 100 के ऊपर चला गया। अब इसका पूरा विकट संकट सिर पे आके
नाच रहा है, तांडव कर रहा है। यूरोप की सिचुएशन ये बताती है कि वो कितना बुरी तरह से रिसेशन की तरफ बढ़ सकता है। पेट्रोलियम के आगे ऑयल शॉक्स क्या क्या कर सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वार्न किया है कि जेट फ्यूल जैसे प्रोडक्ट्स पे अगर कमी आई तो एविएशन और टूरिज्म सीधे सीधे काफी कम हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आप जानते ही हैं ऑयल और गैस की प्राइसेस सीधे सीधे फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट पर असर डालती हैं। भारत जैसे देशों के लिए तो ये विनाशकारी हो सकता है। ऑल्दो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम लबालब भरे हैं। हमारे बफर फूड प्राइसिंग पॉलिसीज और स्टॉकिंग पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं पिछले 50 सालों में, और इसलिए भारत किसी भी मेजर फूड क्राइसिस में एकदम नहीं फंसेगा। तो अब कहीं ना कहीं पेट्रो पावर फिर से फोकस में आ गई है। कहां तो रिन्यूएबल, न्यूक्लियर, एआई की बातें होती थी, और कहां हम फिर से वहीं पहुंच गए 1970s में। लेकिन यही सच्चाई है, और इसके रूट में है अमेरिका का पेट्रो इंपीरियलिज्म, और वो भी कहीं जाने वाला तो है नहीं। इसी चैनल पर मैंने उस पर एक डेडिकेटेड 20 मिनट का वीडियो अमेरिका पेट्रो इंपीरियलिज्म का कल ही बनाया, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये पूरा जो हमने अभी पढ़ाया उसका एक इमेज है, आराम से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। आज का ये पूरा सेशन हमेशा की तरह ही डाउनलोडेबल पीडीएफ लिंक में अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लो। जो पासवर्ड मैंने दिया है, क्विज के चैनल पे जाओ, पोर्टल पे जाओ, सारी क्विजेस एक बार देखो, सॉल्व करो, मजा आएगा। दोस्तों, अगला ऐसा फ्री सेशन जो हम देंगे सीरीज का, वो सेशन नंबर 17 होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ मेंबरशिप में मिलता रहेगा। आ गए हैं न्यूज नंबर 2 ऑफ 10 पर, इंडियन इकोनॉमी, लेबर अनरेस्ट एंड वेजेस डिबेट। जो लेबर क्लास है भारत की, वो एक फंडामेंटल सवाल को जन्म देती दिख रही है। साल में जो पूरा जीडीपी पैदा होता है भारत में, वो क्या होता है? इट इज द एनुअल इनकम ऑफ द कंट्री। एक साल का जीडीपी यानी जो अतिरिक्त आय अब इस देश ने पैदा कर ली एक साल में, उसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। समाज के किस वर्ग ने उसका कितना हिस्सा लिया। टॉप 1% समाज का उसका कितना हिस्सा ले गया, टॉप 5%, टॉप 10%, एंड देन बॉटम 50%। तो पूरे जीडीपी का कितना हिस्सा किसके हाथों गया, एक तरीका ये होता है। दूसरा है ऑक्यूपेशन वाइज, लेबर क्लास कितना ले गया, कैपिटल डिप्लॉयमेंट क्लास कितना ले गया, वगैरह वगैरह। तो जब आप ये देखते हैं तो लगातार रिपोर्टों में आ रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इज एट अ हिस्टोरिक हाई। जो डिस्टॉर्शन हुआ है जीडीपी में, बॉटम 50% के हाथ में जो जा रहा है, वो लगातार घटता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है। और वर्तमान में हमने बहुत सारे, अभी नोएडा में जो लेबर का पूरा क्राइसिस देखा, उससे ये सवाल उपज के सामने आ रहे हैं। इन सवालों को वी कैन ब्रश अंडर द कारपेट एंड प्रिटेंड दैट नथिंग इज हैपनिंग, और वी कैन कन्फ्रंट देम हेड ऑन एंड फाइंड सॉल्यूशंस, राइट? सही पॉलिसी ये होगी। भारत में जो वेज डिबेट अचानक से शुरू हो गई है, उसका बैकड्रॉप है लेबर कोड्स। भारत सरकार ने चारों लेबर कोड लागू कर दिए हैं कि भाई पहले 40 से ज्यादा अलग अलग लेबर लॉस थे, हमने वो सब हटा दिए हैं, और इससे सब कुछ युक्ति युक्तकरण हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया है। तो लेबर के लिए भी अच्छा है, मालिकों के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन फिर अगर बेसिक लिविंग वेजेस ही नहीं मिलेंगे तो फिर कोड भी क्या करेगा? इस लेबर कोड की वजह से पूरे देश में एक नेशनल फ्लोर रेट सेट हो गया है। हर राज्य उसको ऊपर बढ़ा सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन एक ऐसा वेरिएबल घुस गया इस पूरी इक्वेशन में, खासतौर पर एलपीजी की प्राइसेस से पैदा होने वाला इन्फ्लेशन, क्योंकि लेबर क्लास एलपीजी खरीद नहीं पा रहा है, और अगर वो खरीद नहीं पाए तो घर में खाना ही नहीं बनेगा, और अगर खाना ही नहीं बनेगा तो वहां जाके सब कुछ टूट जाएगा। आप समझ रहे हैं कि एक सिंगल वेरिएबल कैसे चीजों को बदलता है, और वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। तो दुनिया जो है ना दोस्त, पूरी जुड़ी हुई है, सारा, और एक बड़ा वेरिएबल सारी पटरी पूरी तरह से उथल पुथल करके रख सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि वेजेस कितना बढ़ेंगे, बल्कि अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि वेज सेट कौन करेगा, रिवाइज कब कब होगा, और क्या मिनिमम वेजेस से लिविंग कॉस्ट को सच में कंट्रोल किया जा सकता है भारत जैसे देश में? वर्तमान सबूत तो यह है कि नहीं हो सकता। एक सिर्फ इंडिकेटर में एलपीजी की प्राइस का लूं तो दोस्तों, इमीडिएट ट्रिगर वो था लेबर रिफॉर्म्स के पूरे डिबेट के चलते, जहां फ्लोर वेज को एक नेशनल बेसलाइन बनाया गया, और फिर उसके बाद इस मिनिमम बेंचमार्क को हर राज्य को अधिकार है कि वो ऊपर उठा सके। इन्फ्लेशन ने वेज इशू को बहुत ज्यादा अर्जेंट बना दिया है। स्टेबल प्राइस इन्वायरमेंट होती है ना, तो हर कोई सरकार की बात सुनने समझने को तैयार होता है। पर जब 1 किलो एलपीजी 450-500 रुपए में मिलने लगे, तो फिर लेबर क्लास लिटरली भूखी होती है। फिर वो फायरवुड ला ला के घर में खाना बनाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल है ही नहीं। और
वहां पीएनजी और पाइप गैस जाने का कोई सीन ही नहीं है, दूर दूर तक, सालों तक वो नहीं होने वाला है। फूड, ट्रांसपोर्ट, रेंट, एनर्जी कॉस्ट सारे बढ़ गए हैं। तो वर्तमान में जो फैक्ट्री में वेजेस मिल रहे हैं उसमें आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता है शहरों में। सच्चाई ये है। कोर डिफिकल्टी ये है कि हमारा बहुत अनइवन है लेबर मार्केट, ज्योग्राफी वाइज, सेक्टर वाइज, फॉर्मेलिटी वाइज, इनफॉर्मल फॉर्मल के सेंस में बोल रहे हैं। तो ये एक इश्यू है। लेबर अनरेस्ट तब बनता है जब लेबर को ये लगने लगता है कि मेरी इनकम सिक्योरिटी हो गई है जीरो, मैं महीने में 1 रुपया भी बचा नहीं पाऊंगा। तो वहां से लेबर कोड की फ्लेक्सिबिलिटी वर्कर डिस्ट्रस्ट को जन्म देती है, ट्रस्ट को नहीं। तो ये है प्यारे दोस्तों सारी कहानी। इससे जुड़े फिर और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेबर का स्किलिंग होना, ये होना, वो सब अलग अलग डायमेंशन इसमें से खुलेंगे। मैंने आपको प्राइमरी जो कंसर्न है वो बताया, बाकी आप इसको जितना पढ़ेंगे उतनी नई नई चीजें आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है कि हम ये न्यूज किस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। फिर फ्लोर वेज का जो एक चैलेंज है, और इसमें कॉन्सेप्ट होता है लिविंग वेजेस का। भारत में वर्तमान में लिविंग वेजेस बहुत ही कम सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को मिल रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत भयानक सच्चाई है, जिसका सीधा असर टीएफआर पर आ रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, भारत की फर्टिलिटी रेट 1.9 से भी नीचे चली गई है। 2.1 से कम होने पे बर्थ साइड से आबादी सिकुड़ने लगती है। भारत की आबादी सिकुड़ रही है बर्थ साइड से। टोटल आबादी अभी नहीं सिकुड़ेगी क्योंकि लोग ज्यादा लंबा जी रहे हैं, वो फैक्टर सारे 2050 तक कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद टोटल नंबर बहुत तेजी से गिरेंगे। और टीएफआर अभी जो लेटेस्ट सेंसस हो रहा है, हो जाने दीजिए, 1.8 हो सकता है, उससे भी कम निकला है। अब जो लोग फैमिली बना रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक बच्चे को ही बड़ा करना इतना महंगा हो गया है, तो दो को अच्छा जीवन कैसे देंगे। हेंस ओवरऑल फर्टिलिटी इज कोलैप्सिंग। और कितना भी आप लोगों को मोनेटाइज कर लें, इंसेंटिवाइज कर लें, जैसे चाइना में मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, लोग बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते। महंगाई और प्लस विमेन्स एजुकेशन, तो वो नहीं चाहती कि वो बच्चों में कैद होकर रह जाए। वो उनका पर्सपेक्टिव अपनी जगह बिल्कुल सही है। इंप्लीकेशंस फॉर लेबर स्टेबिलिटी और फ्यूचर पाथ, तो ये अल्टीमेटली द कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास, they have to moderate, both of them have to moderate the expectation। सरकार को बीच में आना पड़ेगा और रास्ता निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इसका सीधा असर जीडीपी पर आएगा, क्योंकि यूनिट्स में दिक्कतें होने लगेंगी। प्यारे दोस्तों, थर्ड पर आ गए हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अभी तक का सेशन अच्छा लग रहा है तो भैया सेशन को लाइक कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दो। वॉर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आधुनिक वॉर न सिर्फ लोगों को जान से मारता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कूड़ा करकट कर देता है, सॉइल को पोल्यूट करता है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, कोस्टलाइन, एयर, वेस्ट सिस्टम्स को सालों सालों तक प्रदूषित करके चला जाता है। यूएन और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि गजा और यूक्रेन को हमने स्टडी किया तो पता चला कि ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स के साथ साथ एनवायरमेंटल कोलैप्स एक सच्चाई है, जिसपे कोई बात ही नहीं करता है कि वॉर बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन क्या होता है। आपको समझ में आ रहा है? और ये एक ऐसा मुद्दा था जो आपकी नजर में लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बड़े युद्धों से सबसे पहले बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम टूट जाते हैं, जैसे कि सीवेज, वेस्ट डिस्पोजल, वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं, पॉल्यूशन बहुत तेजी से फैलना शुरू करता है, क्योंकि आधुनिक मानव समाज को इन सिस्टम्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो युद्ध में ये सबसे पहले खत्म होते हैं। तो सारे नागरिकों को टॉक्सिक एक्सपोजर और अनसेफ वाटर का सीधा सीधा सामना करना पड़ता है, और उससे ह्यूमंस पर असर आता है। गजा उसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। यूएनईपी ने 4 महीने पहले रिपोर्ट दी थी कि जो डेब्री है वो 57% बढ़ गई। मतलब वो जगह रहने लायक ही नहीं बची, पूरा मलबा, तो उससे धूल, तो उससे लंग्स खराब होना। इकोलॉजिकल डैमेज ऑफ वॉर इज नॉट जस्ट अबाउट रबल, क्योंकि जो टॉक्सिक रेसिड्यूज सेनाएं छोड़ जाती हैं, टॉक्सिक रेसिड्यूज से सारे के सारे जहरीले अवशेष ये छूटते हैं पीछे, म्यूनिशंस, फ्यूल सिस्टम, हेवी मेटल्स, बर्न्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पॉल्यूटेंट्स रातों रात गायब नहीं होते। सीज फायर हो गया तो पॉल्यूशन गायब हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो आपकी सॉइल में घुस जाता है, एक्वाइफर में घुस जाते हैं, जल भृतों में जिसमें पानी का भंडार होता है ना। आप जब बोरिंग करते हैं तो एक्वाइफर से तो निकलता है पानी, फार्मलैंड, मरीन जोन,
तो ये तो आने वाले 10, 20, 30 सालों का जहर छोड़ के जाती हैं सेनाएं पीछे। यूक्रेन ने यह बताया है कि सेकेंडरी एनवायरमेंटल इफेक्ट अक्रॉस लैंड, वाटर, अर्बन इकोसिस्टम हो रहे हैं वहां पर। एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से फूड इनसिक्योरिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि खेती पर असर आता है, इरिगेशन पर, फिशरीज पर और ट्रांसपोर्ट पर। तो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि मानव सभ्यता इतनी आगे बढ़ तो आई, लेकिन बेसिकली हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम इतने डिग्रेडिंग वॉर्स लड़ते हैं जो आने वाले दशकों के लिए हमें दशकों पीछे ले जाती है। तो दोस्तों, वॉर्स खतरनाक होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। जो लोग युद्धों से हजारों मील दूर बैठे हैं, वो पूरे जोश में युद्ध को एक इवेंट बना के देखते हैं। मारो मारो, आर पार कर दो, खत्म कर दो, 50 बम गिरा दो, 100 बम गिरा दो। जो युद्ध के बीच में खड़ा होता है, सैनिक, वो कभी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, उसका परिवार कभी नहीं चाहता है कि युद्ध हो। यही जीवन की सच्चाई है। ऐसा ही हमेशा से रहा है, ऐसा ही हमेशा रहेगा। चौथी खबर पर आते हैं, इंडिया आर&डी सीन। आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्यारे दोस्तों, भारत का जो पूरा आर&डी सिस्टम है तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, ढांचागत दिक्कतें। फंडिंग की इंटेंसिटी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो कि बहुत कमजोर है भारत में, रेगुलेटरी ईज एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम लैब टू मार्केट। इससे जुड़ी रिपोर्टें नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पीआईबी रिलीज करते रहता है। अब जो बड़े आंकड़े हैं वो मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देता हूं। दोस्तों, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन आर&डी को GERD बोलते हैं। आप सभी जानते ही होंगे, दुनिया भर में देशों ने GERD एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी काफी ऊंचा रखा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7%। भारत में यह ऐतिहासिक रूप से बहुत कम रहा है। तो भारत का पिछले 10 सालों में धीरे धीरे बढ़ा जरूर है, और 60,000 करोड़ से अब वो 1,27,000 करोड़ हो गया है। लेकिन जैसे ही आप एज अ परसेंटेज टू जीडीपी देखते हैं, हम विश्व के बड़े देशों के सामने बिल्कुल फिसड्डी नजर आते हैं। एंड परसेंटेज टू जीडीपी एक्चुअली शोज योर कमिटमेंट टू द कॉज, नॉट द टोटल नंबर। आर&डी सिस्टम का एक सेंट्रल फीचर है सरकार की फंडिंग। आपको सिंपल सच्चाई भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट की बता देता हूं। भारत के कॉरपोरेट सेक्टर को आर&डी में कोई रुचि नहीं है। उन्हें पके पकाए फल चाहिए, उन्हें धंधा करना है, बैलेंस शीट मजबूत करनी है, हर 3-3 महीने में प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, खुद की सैलरी, खुद का शेयर, खुद का बोनस, दैट्स इट। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो दुनिया के सबसे लीडिंग LLMs आज भारत के होने चाहिए थे, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज हर क्वार्टर बिलियंस का प्रॉफिट कमाती हैं। पिछले 10 सालों में एआई पे उन्होंने अंडा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उन्हें मतलब ही नहीं है। इंडियन आईटी इज द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। 60 lakh people are working in Indian IT. They have the best of brains, but the owners of Indian IT, they have no interest in actually winning the AI race. नहीं तो 2015 से वो AI में निवेश करते, कुछ नहीं किया, साइड में देखते रहे। और आज स्थिति क्या है? हम पूरी तरह अमेरिका पे डिपेंडेंट है, हमारे पास AI का कुछ भी नहीं है। सर्वम अभी अभी आया है, SLMs अभी अभी आए हैं, हम अपने डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। ये दिस इज ऑल अ वेरी लेट आफ्टर थॉट काइंड ऑफ अ थिंग। हमारी आईटी कंपनीज अगर वाकई में आर&डी करती तो आज दुनिया के LLM लीडर बोर्ड्स में भारत सब तरफ चमक रहा होता। मैंने आपको गहरी बात बोली है, समझने वाले को इशारा काफी, बाकी जो ना समझे वो महान ही होता है। तो सरकार का रोल बहुत बड़ा है। सरकारी लैब्स में मैक्सिमम आर&डी हो रहा है, और सरकार बार बार ये कोशिश करती है कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और पैसा लगाए। वेरी ट्रेजिकली इंडियन प्राइवेट सेक्टर शोज वेरी वेरी लिटिल इंटरेस्ट। तो मैंने आपको एआई के कंटेक्स्ट में सबसे बड़ा सच बता दिया। वही कहानी अक्रॉस सेक्टर्स लागू है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं बड़े स्तरों पर, उनसे आप बात कीजिए, वो आपको सब बताएंगे। मिशन ओरिएंटेड और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में सरकार अब जाना चाहती है। नीति ने एक फ्रंटियर टेक हब बनाया है, एआई, क्वांटम, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। देर आए दुरुस्त है, लेट्स होप अच्छा काम आगे होगा। भारत का पूरा आर&डी का बोझ सरकारी फंडिंग पे चलने वाले पब्लिक रिसर्च यानी आपके टैक्स के पैसे से उन्हीं पे आके टिक जाता है। DRDO, इसरो, CSIR, ICAR, DST, DBT, ICMR, ये लोग भारत के हीरोज हैं, जिन्होंने जो भी साइंस टेक्नोलॉजी हुआ उसका 90% यहीं से निकल रहा है, प्राइवेट से नहीं निकल रहा है। आपको समझ में आया? आने वाले समय में अब देखते हैं क्या होता है। अभी हम रेस में बहुत पीछे हैं। हमें अगर वाकई 21वीं सदी जीतनी है, सारा फोकस आर&डी, साइंस, रैशनैलिटी पे लाना पड़ेगा। फिलहाल तो वो प्रयास अभी लंबी दूरी पर है।
तो ये है R&D की कहानी। इसको पॉज करके आप आराम से देखिए, समझिए। दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और लेवल 3 पे जाओ और अभी कभी ज्वाइन करो। तो विमेन्स रिजर्वेशन बिल विदाउट सेंसस एंड डिलिमिटेशन। प्यारे दोस्तों, अभी ये पूरा संसद में जो कुछ हुआ, मैं जो अगला मंडे को सेशन होगा, क्योंकि अब वो रात को पूरा हिसाब किताब हो गया, वो बिल पास नहीं हुए डिलिमिटेशन वाले वगैरह, तो मंडे को मैं उसका फाइनल एनालिसिस दूंगा। अभी मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाता हूं, क्योंकि अब कुछ चीजें इसमें से थोड़ी सी रेलेवेंट हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में मैं अगर आपको ये समझाऊं, बेसिक बात यह है, 2023 में विमेन्स रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, और सरकार चाहती तो लोकसभा 2024 के चुनावों में 33% विमेन्स रिजर्वेशन वहीं के वहीं कर देती। नहीं किया सरकार ने। एक बहुत बड़ा डर सरकार को यह है, हर सरकार को, सारे राज्यों की भी, कि अगर ये हो गया तो एग्जिस्टिंग मर्दों का क्या होगा। 1/3 मर्दों को बाहर बैठना पड़ जाएगा, भले ही वो अपनी ही वाइफ को खड़ा करेंगे इलेक्शन में, फर्क तो पड़ ही जाता है ना। तो ये संसद की साइज बढ़ाने से ही मर्दों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। एक लॉजिक ये इसके पीछे का बहुत बड़ा है। खैर, विमेन्स रिजर्वेशन बिल 23 में पास हो चुका है। आप आज की तारीख में उसे लागू कर दीजिए, किसने मना किया है। लेकिन वो हुआ नहीं, अब वो 2029 में करने की बात हो रही है। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, जिसमें लिखा हुआ है ये बरसों से, 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा परिसीमन पूरे देश का, सिर्फ असम और कश्मीर जैसा नहीं, और वो होगा 2021 के सेंसस के आधार पे। 21 का सेंसस अभी शुरू किया है इन्होंने, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद विमेन्स रिजर्वेशन अपने आप लागू हो जाएगा। यह है लॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स। इन्होंने उसको सर के बल पलट दिया कि अभी हम सबसे पहले ये लेकर आएंगे, और उसके लिए डिलिमिटेशन और सेंसस में हम ये परिवर्तन चाहते हैं, जबकि वैसा कोई लिंक है ही नहीं। तो पहले डिलिमिटेशन, सेंसस कंप्लीट कर लीजिए, उसके आधार पर डिलिमिटेशन कर लीजिए। विमेन्स रिजर्वेशन बिल तो ऑलरेडी पास हो ही चुका है ना। और सेंसस में होगा कास्ट सेंसस भी, जिसमें ओबीसी की पूरी गिनती हो जाएगी, जो हर सेंसस में नहीं होती, SC/ST की होती है, और बाकी तो बाकी में ओबीसी का क्या। वो सबको साइड लाइन करते हुए, दरकिनार करते हुए सरकार तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो पूरा का पूरा फेल हो गया। तो अब आगे पॉलिटी क्या शेप लेगी वो हम देखेंगे, और आपको डिटेल में आगे बताएंगे। तो इसलिए मैं इसमें एक एक चीज में अभी नहीं घुसूंगा, क्योंकि मंडे के सेशन में मैं इसको बहुत ज्यादा बारीकी से अच्छे से बताऊंगा। पर आपको चेन ऑफ इवेंट समझ में आ गया, ऑफिशियली संविधान क्या कहता है और ये क्या करने निकले थे। इसके पीछे मैंने आपको दो बड़े फैक्टर बताए, कि एक तो मेल्स का इमीडिएट ये कम करने से बहुत डर रहे हैं, और दूसरा कास्ट सेंसस, उससे बहुत घबरा रहे हैं कि वो हो गया तो ओबीसी की पूरी राजनीति सामने आएगी। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बाहर ही नहीं आई आज तक, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। जिन्हें ये चीजें पता हैं वो डॉट्स को तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे परमिशन दीजिए 6 पे जाने की, पाकिस्तान एक्सपैंडिंग रोल इन वॉर एंड पीस। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक बहुत अजीब सी चीज ये देखने में मिली है कि सारे देश ईरान वॉर से संबंधित डिस्कशंस के लिए पाकिस्तान पे काफी आश्रित हो गए हैं। असीम मुनीर ने और शरीफ ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है, और यहां से वहां शटल डिप्लोमेसी को पूरी गति दे दी है। ट्रंप बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा सेकंड राउंड ऑफ सीज फायर टॉक में। हो सकता है वो कभी ना जाए, हो सकता है सेकंड राउंड सीज फायर का हो भी नहीं, हो सकता है इसी बार सीज फायर हो जाए, हो सकता है 10 राउंड हो सीज फायर के। टोटल रैंडम वेरिएबल्स हैं, इसलिए उसमें शब्दों को पकड़ के बैठने में कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रोफाइल को अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया है, और वो ये बोल रहा है कि मैं सबसे बातचीत करके मीडिएशन करवाऊंगा, और हर देश उससे बात करने को तैयार हो गया है। खाड़ी के देशों के साथ उसकी दोस्ती, सऊदी के साथ मिलिट्री अलायंस, और मल्टीपल कैपिटल्स में उसकी डायरेक्ट एंट्री ने उसके नेगोशिएटिंग इन्फ्लुएंस को एक बहुत अजीब तरीके से तेजी से बढ़ा दिया। हालांकि सीज फायर नहीं हुआ है, पहला राउंड वो नतीजा नहीं दे पाया, क्योंकि नेतन्याहू का रात को फोन आ गया वैंस को कि भैया करना ही नहीं है, तो वैंस साहब खाली हाथ लौट गए। पाकिस्तान वर्तमान में महत्वपूर्ण इसलिए दिखने लगा है क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान के जरिए बात करने को तैयार हो गए। एक भी मना कर देता तो नहीं होता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह अपने पक्ष में किया, अलग अलग हथकंडे अपना के, उसने कहानी पलट दी, और उस वक्त वो नैरेटिव बनाने में सफल हो गया। मीडिएशन पाकिस्तान के द्वारा इसलिए सिग्निफिकेंट हुआ है क्योंकि वेस्ट एशिया के डिप्लोमेटिक चेन में टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट, लेबनान में पाकिस्तान अब एक तरह से केंद्र बिंदु डिप्लोमेटिक बनता जा रहा है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान को साइडलाइन करना उतना ही कठिन होता जाएगा। यही फैक्ट्स हैं। तो इसके अंदर पाकिस्तान में हम जानते ही हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में सत्ता है,
सिविलियन सत्ता बहुत कमजोर है। इमरान खान की समाप्ति ही उस वजह से हुई थी क्योंकि वो एक्चुअली मिलिट्री के खिलाफ जाके और बहुत कुछ करने लग गए थे, तो फिर उनको निपटा दिया गया। और यही पाकिस्तान की सच्चाई है। ड्यूरेबल सेटलमेंट कब आएगा किसी को नहीं पता। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल का क्या होगा किसी को नहीं पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फाइनल कहां जाएगा आज किसी को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को एज ए नेगोशिएटर इसके अंदर बैठा लिया है। हो सकता है अगला राउंड ऑफ सीज फायर टॉक्स पाकिस्तान में ना हो, वो मनीला में हो सकते हैं, वो मॉस्को में हो सकते हैं, वो दिल्ली में भी हो सकते हैं। क्या होगा कल किसी को नहीं पता, क्योंकि कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। बॉलीवुड के गानों में फिलॉसफी बहुत होती है भाई साहब, आप लोग समझते नहीं हो, अलग बात है। तो यह है इससे जुड़ा एक चित्र, देख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सेशन 10 है। अगला जो हम पब्लिक में रिलीज करेंगे वो होगा 17। बाकी सब हमारे मेंबरशिप में लगातार मिलते रहेंगे। अब हम आते हैं 7th पर, वेट लॉस ड्रग्स गेन मोमेंटम इन इंडिया। इनको कहते हैं GLP-1 क्लास थेरेपीज, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स। ये एक क्रांति पिछले 3 सालों में अमेरिका से शुरू हुई। और अमेरिका में वेट लॉस ड्रग्स या तो ओरल ड्रग्स और या इंजेक्टेबल्स आए, और तब लोगों ने बहुत इस पर डर जाहिर किया कि ये क्या हो रहा है, वजन घटाने की दवाइयां जो एक्चुअली काम कर रही हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि ये GLP आधारित ड्रग्स अभी तक कोई मेजर एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट नहीं क्रिएट किए हैं। और ये लेने से लोगों का वजन वाकई में कम हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक आपके स्टमक से जाने वाले सिग्नल ब्रेन को खत्म कर देता है। भूख लग रही है, क्योंकि स्टमक से सिग्नल जाता है ना ब्रेन को, तो वो उन सिग्नल सेंसर्स को ही खत्म कर देते हैं ये। और एकदम क्रूड भाषा में बता रहा हूं, तो ब्रेन खाना डिमांड ही नहीं करता है, फिर तो आप ज्यादा खाते ही नहीं है। और ये बेसिक केमिकल चेंज होता है बॉडी में। वेट लॉस ड्रग स्पेशली GLP-1 क्लास थेरेपीज जो सेमाग्लूटाइड से चलती हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स कहते हैं इनको, वो भारत में इसलिए तेजी से बढ़ रही क्योंकि भारत में ओबेसिटी बहुत भयंकर है, और जिस वजह से डायबिटीज कैपिटल बन गया है भारत। अब ये ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े ड्रग्स का पेटेंट का टाइम खत्म हो रहा है, तो इसमें जेनरिक्स आ जाएंगे। और जेनरिक्स आएंगे तो इसकी 20-30 बहुत सस्ते 10-10% कॉस्ट के ड्रग्स आपको मिलने लगेंगे। अब ओबेसिटी से लड़ना, एफोर्डेबिलिटी में आसान होना, मेडिकल सुपरविजन का होना या ना होना, और कॉस्मेटिक डिमांड, इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए ये दवाइयां खाना शुरू कर चुके हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं और वो मुझे बताते हैं कि ये बहुत बड़ी क्राइसिस हो सकती है। लोग बिना मेडिकल एडवाइस के ऑफ शेल्फ ये खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, जिसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, ये दवाइयां हार्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी, किडनी पेशेंट है कैसे इंटरेक्ट करेंगी, स्ट्रोक रिकवर्ड मरीज कैसे करेंगी। तो बिना मेडिकल एडवाइस के, बिना मेडिकल सुपरविजन के इन दवाइयों को खाना ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और सस्ते होने के बाद तो लोग अनाप शनाप खाना शुरू कर देंगे। मोटा आदमी सोचेगा, ओवरवेट आदमी सोचेगा कि मैं 6 महीने में वजन इसी से कम कर लेता हूं। तो दोस्तों, सेमाग्लूटाइड की जो API प्राइसेस हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, वो तेजी से गिरी हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी। तो अब जेनेरिक ड्रग्स आ जाएंगे, ये ना जो पेटेंट के बाहर के ड्रग्स होते हैं। तो इस वजह से भारत में करोड़ों करोड़ों लोग अब ये दवाइयां खाना शुरू करेंगे। अगर आप प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में करते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल के लिए दवाइयां बहुत अच्छी होती हैं, और हार्ट के लिए भी दवाइयों को, GLP ड्रग्स को अच्छा माना गया है। लेकिन ये एक पब्लिक हेल्थ टेंशन है कि लोग जैसे ही दवाई की दुकान पे जाके सीधे सीधे करेंगे, भारत में तो दवाई वाले बेच ही देते हैं सब कुछ, कोई कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। उसकी वजह से होने वाले हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या भारत तैयार है? ये आने वाले 2-3 सालों में खबरें बनेंगी, तैयार रहिएगा। और अगर आप इसको यूज करने का मन बना चुके हैं तो भगवान के लिए डॉक्टरी सलाह के बिना मत कीजिएगा, इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं अदरवाइज। अब आते हैं 8वीं खबर पर। मदुराई में 9 पुलिस वालों को सजाए मौत दी है कोर्ट ने, और ऐसा भारत में बहुत कम होता है, क्योंकि ये तो रूल ऑफ लॉ की निशानी है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, फिर भले ही वो कानून का पालन करवाने वाला पुलिस वाला हो या कानून बनाने वाला नेता हो, सब कानून के अंडर आते हैं। और ऐसे उदाहरण भारत में सामान्यतः कम मिलते हैं। तो हुआ क्या था मदुराई में? मदुराई कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को
सत्तनकुलम कस्टोडियल डेथ केस में सजाए मौत देती है। ये एक नजीर बनेगी, मील का पत्थर बनेगी। उसका कारण यह है कि कस्टोडियल डेथ, पुलिस अरेस्ट करके ले गई और कस्टडी में आदमी मर गया, ये इतना कॉमन है भारत में कि आप अगर एक्चुअल आंकड़े देखेंगे आपको यकीन नहीं होगा, इतने लोग मर जाते हैं एक साल में पुलिस कस्टडी में, लेकिन मरते हैं। कारण आपको पता ही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर पुलिस स्टेशन में लाइव सीसीटीवी सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि फिर उसमें सब कुछ पकड़ में आता है। सन 2020 में पी जयराज और उसका बेटा जे बेनिक सत्तनकुलम तमिलनाडु में पुलिस पकड़ के ले गई और पीट पीट के उनको मार डाला। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा और उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को बल दिया कि पुलिस हो तो तुम्हें इम्यूनिटी नहीं है और तुम लोगों को ऐसे अपनी कस्टडी में मार नहीं सकते। ये ह्यूमन राइट्स का इशू, रूल ऑफ लॉ का इशू है। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का मतलब लोगों की जान लेना नहीं है। सीबीआई ने इस मामले को आगे पूरा इन्वेस्टिगेट किया और फिर पता चला कि हाँ, पुलिस वालों की इसमें कस्टोडियल वायलेंस की गलती थी। दोस्तों, 170 कस्टोडियल डेथ 2026 के 2.5 महीने में हो चुकी हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? 170 लोग मारे गए पुलिस कस्टडी में सिर्फ 2.5 महीने में। साल भर में आंकड़ा 1000 के ऊपर निकल जाने वाला है। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। दिस डजंट हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सीरियसली। तो दिस पर्टिकुलर जजमेंट शुड एंड अप प्रूविंग टू बी अ वेरी मेजर माइलस्टोन। इससे जुड़ी और बारीक खबरें भी दी हैं, उसको बारीकी से पढ़िए, समझिए, जानिए। बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है ये, हालांकि बड़ा दर्दनाक है, लेकिन ऐसी चीजों को कन्फ्रंट करेंगे तभी इसमें से रास्ते निकलेंगे। 9 पर आ गए, इंडियन डायस्पोरा इन द मिडिल ईस्ट। भारत का मिडिल ईस्ट में बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत बड़े आकार का एक डायस्पोरा है और ये हमारे लिए रेमिटेंसेस के नजरिए से और डिप्लोमेसी के नजरिए से हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। डायस्पोरा से होने वाले फायदों को सभी भारत की पार्टियां, सभी सरकारें समझती हैं और इसलिए पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं इनको केटर करने के लिए। प्यारे दोस्तों, वेस्ट एशिया में जो अभी क्राइसिस हुई है वो हमें बताती है कि हम कितना डिपेंडेंट हैं वेस्ट एशिया पे, जॉब्स, मोबिलिटी, सेफ्टी, मनी फ्लोज में। स्केल बहुत बड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर लेजराइस, उनका कहना यह है कि भाई यूएई, सऊदी, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन में वेस्ट एशिया का डायस्पोरा भारत का सबसे बड़ा है। डायस्पोरा मैटर्स क्योंकि जितने भी वहां से पैसा हमें ये वापस भेजते हैं रेमिटेंसेस, वो भारत के करंट अकाउंट को स्टेबलाइज करने का काम करता है। आरबीआई की रिपोर्टिंग बताती है कि इनवर्ड रेमिटेंसेस का लगभग 40% फाइनेंशियल ईयर 24 में गल्फ से आया और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं होगा। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स इससे थोड़ा ज्यादा है, सिंगल लार्जेस्ट कंट्री सोर्स, बट जीसीसी बहुत बड़ा सोर्स है। प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट ने यह बताया है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे डायस्पोरा के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ी कुछ सरकारी योजनाएं की जानकारी यहां पर है और डायस्पोरा हमारी फॉरेन पॉलिसी की चॉइसेस को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। दोस्तों, एक्स्ट्रा डेटा यहां दिया है और आज की आखिरी खबर पर आते हैं। एआई, ये 10th न्यूज होती है हमेशा। इंडिया इन द यूएस लेड पैक्स सिलिका गेम, आप सभी जानते ही हैं। पैक्स सिलिका इसलिए हड़बड़ी में अमेरिका को शुरू करना पड़ा क्योंकि चाइना ने जिस तरह से रेयर अर्थ पर अपनी पकड़ बना ली और उसको वेपनाइज कर दिया, अमेरिका इतना घबरा गया कि सेमीकंडक्टर का खेल ही खराब हो जाएगा। इसलिए भारत पैक्स सिलिका से जुड़ा, यानी माइनस चाइना, दुनिया के देशों को अमेरिका जोड़ रहा है सेमीकंडक्टर के गेम के लिए, उसको कहते हैं पैक्स सिलिका। तो इंडिया जब पैक्स सिलिका में गया तो यह साबित हो गया कि एआई, जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन के उभरा है। अगले 5 साल में एआई किस दिशा में जाएगा यह कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एआई हमेशा के लिए आ चुका है। बड़ी बड़ी एआई कंपनियां भी अगर बैठ गई, मिडिल ईस्ट के डेटा सेंटर्स भी अगर बैठ गए क्योंकि वो वॉर का शिकार बन रहे हैं, तो भी एआई और मशीन लर्निंग अब कहीं भी नहीं जाने वाला है। इसलिए आप एआई सीखिए, ये आपके करियर में मददगार साबित होगा। करंट डिबेट यह है कि क्या भारत इस कोलिशन से जुड़ के वाकई में अपनी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और कैपेबिलिटी को मजबूत कर पाएगा या नहीं। तो पैक्स सिलिका था क्या? जो देश एक फुल टेक्नोलॉजी स्टैक में सफिशिएंसी चाहते हैं उन्हें एक साथ लाना,
सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल, एआई सिस्टम, डेटा इंफ्रा, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एक फ्रेमवर्क में हो, सेपरेट सेक्टर्स ना हो। बहुत बड़ा गोल है, कितना हो पाएगा पता नहीं। फरवरी में भारत ने इससे जुड़ा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, और भारत पहली बार एक इतने बड़े इंटरनेशनल सप्लाई चेन कोलिशन में, जिसका लीडर अमेरिका है, उसके साथ ये जुड़ा है, और इसका डायरेक्ट एनिमी है चाइना। एक सीड फंड बना है $250 मिलियन का। समझ में आ गया? क्योंकि बातें 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 आपने बहुत की, अल्टीमेटली कोई भी गेम बातों से आगे कब जाता है? पैसा। जब लोग उसमें पैसा डालते हैं तब वो चीज सीरियस होती है। अदरवाइज तो बातें हैं, बातों का क्या? कस्में, वादे, प्यार, वफा, बातें हैं, बातों का क्या? प्यारे दोस्तों, तो इसमें भारत उस फंड को एक्सेस करना चाहता है अपने इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अल्टीमेटली भारत को अगर अपने बड़े सोवरेन एलएलएम बनाने हैं तो उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। इससे जुड़ी और जानकारियां भी हमने दी हैं, इसको पढ़िए, समझिए। हमारा अपना एआई का पूरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बिलियन होप्स। इसकी पूरी अपनी एक चैनल है, नीचे कमेंट में मिलेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर मेरे बहुत सारे वीडियोस है, देखें, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। हालांकि वो चैनल पूरा अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। करंट अफेयर्स की एआई की बेस्ट साइट है insights.billionhopes.ai। एक बार आप जाएंगे, आपको साइट से मोहब्बत हो जाएगी। उसको आप रोज पढ़ना शुरू करेंगे, इतना करंट अफेयर यूजफुल है। लिंक नीचे है। और हमारा न्यूज़लेटर एआई फॉर एवरीवन, ये आप सब्सक्राइब कर लो, इसकी भी लिंक है। मंगलवार और शुक्रवार को ये आपके मेल बॉक्स में सीधा आ जाता है। और ये है हमारी शानदार एकेडमी, और ये उसके कोर्सेस। आप आज के आज एआई मास्टरी बंडल से काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को अब समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी। आप लगातार हमारे साथ सीखते चले जा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, और अब आप इसके बाद हमें ज्वाइन भी करेंगे और इस क्विज को चेकआउट करके सॉल्व भी करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। अब आपसे हम मंडे भेंट करेंगे बहुत सारे आगे के टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।